मेरी बहन की शादी हुई लेकिन विदाई से पहले ही सीमा बेवा हो गई। खानदान के लोगों के लिए ये नहुसत की अलामत थी। बेवा होने के बाद सीमा ने खुदकुशी कर ली। उसकी खुदकुशी पर मैं बहुत रोई थी। हालांकि जब उसका पति रेल से कटकर मरा था तो मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले थे। सीमा मेरी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बहन थी। मैं सीमा से 5 साल छोटी हूँ। फिर मेरा भाई राहुल है। सीमा ने जब खुदकुशी की थी तो मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और राहुल छठी क्लास में था। सीमा की खुदकुशी के बाद ही ये बात मुझे पता चली थी कि मेरी माँ भी विदाई से पहले बेवा हो गई थी। फिर 1 साल बाद उनकी शादी मेरे पिता से हुई थी। जाहिर है अगर सीमा ने खुदकुशी ना की होती तो उसकी भी दूसरी शादी हो जाती। कितनी अजीब और यकीन ना करने वाली बात है कि विदाई से पहले माँ बेवा हुई और फिर विदाई से पहले बेटी भी बेवा हो गई। मेरे पिता ने एक रात मेरी माँ से कहा, ये नहुसत तुमसे शुरू हुई है। अगर मुझे मालूम होता कि इस नहुसत का शिकार मेरी बेटी हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करता। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी नहुसत का साया मेरी बेटी पर पड़ जाएगा। मालूम नहीं भगवान की क्या इच्छा है। पिताजी ने कहा, बस अब यही सोचती रहो, तुम्हारे माँ बाप से किसने कहा था कि तुम जैसी मनहूस की दोबारा शादी कर दो। ना तुम्हारी दोबारा शादी होती और ना मुझे ये दिन देखना नसीब होता। आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या नहुसत ऐसी चीज है जो खानदान में आ जाती है? मेरी कविता के सामने ऐसी बातें मत करना कि अभी से लड़की का दिल बुरा हो जाए। मेरी माँ इससे बेखबर थी कि ये सब कुछ मैं सुन रही हूँ। उनका ख्याल होगा कि मैं अब तक तो गहरी नींद में होंगी। मैं सोती तो दूसरे कमरे में थी, लेकिन मम्मी डैडी के कमरे में जरा सी भी तेज आवाज में की जाने वाली बात मैं सुन सकती थी। मेरे बराबर वाले पलंग पर राहुल सो रहा था। वो गहरी नींद में था, वो ये सब नहीं सुन रहा था। मैं सुन भी रही थी और सोच भी रही थी। मेरी माँ का पहला पति उनका दूर का रिश्तेदार था और मेरी बहन सीमा की शादी गैरों में हुई थी। अपने पहले पति के घर माँ इसलिए विदा होकर नहीं गई थी कि उनकी उम्र शादी के वक्त सिर्फ 16 साल की थी, और सीमा को इसलिए विदा नहीं किया गया था कि उसका पति शादी के 2 दिन बाद ही दुबई जाने वाला था। उसकी नौकरी का मुआहदा खत्म होने में अभी 1 साल बाकी था। उसके घर वालों का कहना था कि उनका लड़का 1 साल बाद जब घर आएगा तो वो लोग दुल्हन को विदा करके ले जाएंगे। मम्मी और डैडी की भी मर्जी यही थी और उन्होंने शादी से पहले ही ये कह दिया था कि वो अपनी लड़की को सिर्फ 2 रातों के लिए घर से विदा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बहन और मेरी माँ के वाकयात अलग अलग थे, मगर नतीजा एक जैसा था। लड़की की विदाई से पहले पति का मर जाना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। मैंने सोचा मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर मुझे शादी के बाद फौरन ही विदा कर दिया जाता और मेरे पति मुझे ले जाते हुए रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो जाते और मर जाते तो मैं क्या करूंगी? नहुसत की रीत जो मेरी माँ से चली है वो तो पूरी हो जाएगी। मैं रात गए तक इस बारे में सोचती रही। मैं अपने छोटे भाई के बारे में भी सोच रही थी कि ये हादसा तो उसके साथ भी हो सकता है। अपनी पत्नी को विदा करके लाते हुए उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। यही सब सोचकर मेरा दिल दहलता रहा और मेरी आंखों से नींद दूर हो गई। फिर मालूम नहीं कब सोच सोच कर मेरा दिमाग थक गया और मेरी आंख लग गई। उस रात के बाद मैं कॉलेज में दाखिले तक यही सोचती रही कि कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। मगर फिर कॉलेज के हंगामों और पढ़ाई लिखाई ने मेरी इस सोच को सुला दिया। मैं उस बात को भूल गई। लेकिन जब भी मैं खानदान में किसी की शादी के बारे में सुनती या किसी की शादी में जाती तो मुझे अपना खुद से किया हुआ वादा याद आ जाता कि मुझे जिंदगी भर शादी नहीं करनी है, और मैं घंटों गुमसुम हो जाती। जब मैं सेकंड ईयर में थी तो हमारे कॉलेज में विशाल से मेरी जान पहचान हुई और फिर दोस्ती हो गई। विशाल के बारे में मुझे ये मालूम था कि उसके पिता कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं और उसका खानदान एक जाना पहचाना खानदान है। हमारी दोस्ती गहरी होती गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद ही हम दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारने लगे। कभी कभी हम कॉलेज से निकल जाते और ये वक्त होटलों और पार्कों में गुजारते थे। और फिर एक दिन अचानक ही विशाल ने वो बात कह दी जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। एक दिन विशाल ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद शादी होती है। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद हमारा प्यार अमर हो जाएगा। मैंने कहा, मगर शादी तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। शादी तो माँ बाप की मर्जी से होती है।
और मेरे घरवाले तो ये भी नहीं जानते कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई है। विशाल ने कहा, बताया तो मैंने भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बता दूंगा। पहले तुम्हें मैं अपनी माँ से मिलाऊंगा और फिर बात करूंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मेरी बात मान जाएगी। मैंने कहा, लेकिन मैं ये बात नहीं कर सकूंगी। अपनी शादी की बात तो मैं घर में भी नहीं कर सकती। विशाल ने कहा, क्यों नहीं कर सकती ये बात? फिर किसी वक्त बताऊंगी। मैंने विशाल को टाल दिया। मैं उसे ये बताना नहीं चाहती थी कि मैंने घर में शादी ना करने का ऐलान किया हुआ है, और ये कि मैं उस मनहूस घड़ी से डरती हूँ जब शादी के बाद विदाई के वक्त या उससे पहले ही मेरा पति भी किसी हादसे का शिकार होकर मर जाए। मैं विशाल को ये भी बताना नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था और मेरी माँ किस दौर से गुजरी है। विशाल ने बहुत पूछा, लेकिन मैं यही कहती रही कि मैं बाद में बताऊंगी। हमारी इस बात को कई हफ्ते गुजर गए। उस दौरान में विशाल ने कई बार पूछा और कई बार मैंने उसे दूसरी बातों में लगा कर ये बात गोल कर दी। विशाल मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था और मैं उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहती थी, लेकिन बगैर शादी के ये मुमकिन नहीं था और शादी करके मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं ना सिर्फ विशाल को टाल रही थी बल्कि मुसलसल इस बारे में गौर भी कर रही थी कि बगैर शादी और विदाई के विशाल के साथ जिंदगी भर साथ रहना कैसे मुमकिन हो सकता है, मगर बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन विशाल ने कॉलेज पहुंचते ही मुझसे कहा, कविता, मैंने माँ से बात करने का फैसला कर लिया है। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी ताकि माँ तुम्हें देख ले। मैं चाहता हूँ कि बीए करते ही हमारी शादी हो जाए। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मैं खुद भी यही चाहती हूँ, लेकिन विशाल ये तो सोचना पड़ेगा कि शादी एक तरफ का मसला नहीं है, मुझे अपनी माँ से भी बात करना पड़ेगी। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे घर से जब तुम्हारे लिए रिश्ता पहुँचेगा तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे। हम लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। मेरे पिताजी कपड़े के व्यापारी हैं और उनका बहुत बड़ा कारोबार है। फिर मेरे घर वालों के तुम्हारे घर पहुँचने से पहले ही तुम्हारे घर वाले हमें जान जाएंगे। मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। रिश्ता लगाने वाली मौसी तुम्हारे घर पहुंचेगी, उसके पास मेरी फोटो होगी और वो सारी मालूमात होगी जो तुम्हारे घर वालों को राजी करने के लिए जरूरी होगी। तुम उसकी तरफ से फिक्र मत करो। वैसे भी मेरे पिता का शहर में बड़ा नाम है। तुम्हारे डैडी उनका नाम सुनते ही जान जाएंगे कि हम कौन हैं। विशाल ठीक ही कह रहा था। मैं कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन तुम अपने घर वालों से अभी शादी की बात नहीं करोगे। विशाल ने कहा, तुम अजीब लड़की हो। दुनिया की सब लड़कियों को मोहब्बत के बाद शादी की जल्दी होती है, और तुम हो के शादी के लिए देर कर रही हो। मैंने कहा, शादी की जल्दी मुझे भी है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। विशाल ने कहा, लेकिन ये तय है कि मैं तुमसे हर सूरत में शादी करूंगा। पहले तो मेरे घर वाले तैयार हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे उनकी नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं होगी। अब तुम मेरे घर चलो। इस वक्त मेरे पिता घर पर नहीं होंगे और बहनें भी स्कूल गई होंगी। इस वक्त मेरी माँ और दादी ही घर पर होंगी। मैं उसकी जिद के आगे मजबूर हो गई। कॉलेज के सामने से ही हमने टैक्सी ली और विशाल के घर के लिए रवाना हो गए। विशाल कभी कभी अपनी कार भी लेकर आता था। उस दिन वो कार लेकर नहीं आया था। उसने कई बार कहा था कि ये कार उसके पिता की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि विशाल जब बीए कर लेगा तो वो उसे बहुत अच्छी सी कार तोहफे में देंगे। बीए करने के बाद विशाल का इरादा भी कारोबार करने का था, लेकिन वो कहता था कि वो इस शहर में कारोबार नहीं करेगा क्योंकि वो अपने पिता से अलग कारोबार करना चाहता था, वो भी किसी दूसरे शहर में। वो दूसरे शहर में कारोबार क्यों करना चाहता था, उसके बारे में कभी मैंने पूछा नहीं था। हम जब विशाल के घर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में विशाल की मां के साथ एक औरत और एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। विशाल ने उन लोगों से मेरा परिचय कराया। वो औरत विशाल की मां की सहेली थी और वो लड़की उनकी बेटी थी। उसका नाम किरण था। विशाल की मां ने मुझसे नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम कविता है, मुझे आपसे मिलना था। विशाल आपकी बहुत तारीफ करता है। विशाल की मां ने मेरी बात काटते हुए कहा, विशाल की तो आदत है हर किसी की तारीफ करने की। अब ये तुम्हारी तारीफ मुझसे शुरू कर देगा। तुम इसके चक्कर में मत फंसना। वैसे तुम हो भी तारीफ के काबिल। मैं जितनी देर विशाल के घर रही उतनी देर विशाल की माँ ही बोलती रही। नौकरानी जूस लेकर आई। जूस पीने तक मैं सब्र से बैठी रही। फिर मैंने उठते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ।
विशाल ने मुझे दोपहर के खाने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर विशाल मेरे साथ बाहर तक आया और मुझे एक रिक्शे में बिठा दिया। जब रिक्शा चल पड़ा तो मैंने एक लंबी सांस ली। विशाल की माँ ने बहुत सारी बात की थी। विशाल के बारे में उनका ख्याल था कि वो बहुत लापरवाह है, कभी एक चीज को पसंद करता है और कभी उसी चीज से चिढ़ भी जाता है। उसके दिमाग का कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोचता है और क्या चाहता है। विशाल बहुत जल्दी दोस्त बनाता है और इतनी जल्दी ही उसकी दोस्ती खत्म भी हो जाती है। वो किसी एक बात पर टिक ही नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो वो अपने पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाता। किरण की भी उन्होंने बहुत तारीफ की और यहाँ तक कह दिया कि विशाल थोड़ा सा भी ठीक हो जाए तो वो किरण की माँ से विशाल के लिए किरण का रिश्ता मांगेंगी। लेकिन विशाल के मिजाज को देखते हुए उनका दिल ही नहीं करता कि किरण के जीवन में कोई तूफान आए। रिक्शे से घर पहुंचने तक विशाल का जो खाका मैंने बनाया था उसमें गड़बड़ हो गई थी। फिर भी जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि विशाल की माँ मुझे अपने बेटे के बारे में गलत इम्प्रेशन भी दे सकती थी। हो सकता है विशाल वैसा ना हो जैसा उसकी माँ ने मुझे बताया था। उनकी तमाम बातों और रवैये से ये नतीजा निकलता था कि वो मुझे विशाल की तरफ से बददिल करने की कोशिश कर रही हो। सवाल ये था कि वो ऐसा क्यों करेंगी। मैंने इस सवाल पर बहुत गौर किया, लेकिन रात गए तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। रात में देर से सोई थी, इसलिए सुबह देर से आँख खुली। माँ ने भी मुझे नहीं जगाया क्योंकि कॉलेज नहीं जाना था। इतवार को पिताजी भी घर पर ही होते थे, इसलिए दोपहर और रात का खाना हम लोग साथ में ही खाते थे। मैंने नाश्ता किया और माँ का हाथ बटाने किचन में चली गई। माँ मछली बना रही थी। मैंने कहा, मैं सालन वाली मछली नहीं खाऊंगी, मैं तली हुई मछली खाऊंगी। माँ ने कहा, इतने नखरे मत किया कर, शादी के बाद दूसरे घर जाएगी तो बहुत मुश्किल होगी। दूसरे घर तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। माँ ने कहा, फिर वही बात करने लगी। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं सोचती हूँ अगर मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ और सीमा दीदी के साथ हुआ था तो क्या होगा। माँ ने कहा, ऐसा क्यों सोचती है, कोई जरूरी तो नहीं कि ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा हो। फिर हर लड़की का भाग्य एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन आपका और दीदी का तो। माँ ने मेरी बात काट कर मुझे डांटा, चुप रहे, ऐसी बातें ना सोचते हैं और ना ही जबान से निकालते हैं। अगर आइंदा तूने ऐसी बातें की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर 7 फेरे लिए और बिना विदाई के शादी हो जाए। माँ ने हैरत से मुझे देखते हुए कहा, क्या पागल हो गई है, ऐसा क्यों कर हो सकता है। 7 फेरे और विदाई के बगैर शादी हो ही नहीं सकती। कहीं किसी और से कह भी मत देना ऐसी बात। उसके बाद मैंने माँ से कोई बात नहीं की थी। मैं खुद सोच रही थी, वाकई ये बहुत शर्म की बात है कि लड़का लड़की पहले सुहागरात मना ले और उसके बाद 7 फेरे हो और फिर विदाई हो जाए। जितनी देर मैं किचन में रही चुप रही। दोपहर और रात के खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरी सोच के धारे विशाल, उसकी माँ और किरण की तरफ ही बहते रहे और मैं सोचती रही कि किरण भी विशाल की उम्मीदवार है और उन लोगों के आपस में घरेलू ताल्लुकात भी हैं। कहीं मुझसे पहले किरण की माँ अपनी बेटी की बात ना पक्की कर ले। विशाल की माँ की बातचीत से मुझे यही अंदाजा हो रहा था। मैंने सोचा, अगर विशाल मेरा है, वो मुझे चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे विशाल से अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर शादी के बाद विशाल को भगवान ने हमारे रिवाज के मुताबिक मुझसे जुदा कर दिया तो मैं क्या करूंगी। इस सवाल पर सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची तो विशाल मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे पास आते ही उसने पूछा, रात खैरियत से गुजरी। मैंने कहा, हाँ ठीक थी, तुम क्यों पूछ रहे हो। विशाल ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम्हें मेरी माँ का बर्ताव पसंद ना आया हो। किरण और उसकी माँ को देखकर तुम कुछ और तो नहीं सोच रही हो। मैंने विशाल से पूछा, किरण से तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये अब जानना जरूरी हो गया है। किरण की माँ तुम्हारे घर क्यों आती है। विशाल ने कहा, वो मेरी माँ की दोस्त है। जहाँ तक किरण का ताल्लुक है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन किरण की माँ मेरी माँ पर जोर दे रही है कि मेरा और किरण का रिश्ता हो जाए। लेकिन किरण मुझे पसंद नहीं है। ये बात मैंने कई दिन पहले भी अपनी माँ से कह दी थी। मैंने पूछा, तो फिर क्या हुआ। विशाल ने कहा, उन लोगों की तरफ से बार बार फोर्स किया जा रहा है। यही वजह है कि 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने भी मुझसे कहा कि अगर मैं किरण से शादी कर लूं तो उसके पिता किसी भी शहर में कारोबार करने के लिए मुझे सरमाया दे देंगे और मेरे कारोबार में उनका कोई अमल दखल भी नहीं रहेगा।
लेकिन मैं जिसे पसंद नहीं करता उसे पत्नी कैसे बना सकता हूँ? लड़कियां तो ऐसा कर लेती हैं, लेकिन लड़के मुश्किल से तैयार होते हैं। मैंने पूछा, क्या बुराई है किरण में? विशाल ने कहा, उसमें क्या बुराई है? इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी नियत में कल की बात से फर्क आ गया है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मगर मेरे साथ एक मुसीबत है। और फिर उसे अपनी माँ और बहन के बारे में बताकर कहा, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं डरती हूँ कि मेरी खानदानी नहुसत का साया तुम्हारी जान ना ले ले। 7 फेरे और फिर विदाई तो जरूरी होती है, उसके बिना शादी हो ही नहीं सकती। विशाल सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं सकी कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद विशाल ने कहा, हम उस रिवायत को तोड़ सकते हैं। सुहागरात हम 7 फेरे और विदाई से पहले मना ले। और शर्म की बात इसमें इसलिए नहीं है कि हमारे सिवा किसी और को ये बात पता भी नहीं चलेगी। ये बात हम किसी को क्यों और किस लिए बताएंगे? सुहाग रात मनाने के बाद मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा और अगर उसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है तो हम कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद कुछ दिन घर वाले नाराज रहेंगे और फिर वो मान जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती, मुझे ये सही नहीं लगता। विशाल ने कहा, सही और गलत को छोड़ो कविता, अगर हमें जीवन भर साथ रहना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। बस हमें कुछ दिन घर से गायब रहना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तो घर से गायब नहीं रह सकती। विशाल ने मुझे समझा दिया कि मैं कैसे घर से गायब रह सकती हूँ। उसने कहा कि मैं घर वालों से कहूँ कि कॉलेज की एक ट्रिप दूसरे शहर जा रही है और उस ट्रिप में मेरा नाम भी शामिल है। हमारी ट्रिप 3 दिन की होगी। ऐसे बोलोगी तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे। तुम चंद जोड़े कपड़े और जरूरत का दूसरा सामान लेकर घर से निकल जाना। हम लोग इसी शहर में किसी बड़े होटल में रुक जाएंगे। ये सब तय करने के बाद हम लोग क्लासरूम में गए। उस दिन मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। कॉलेज से निकलते वक्त मैंने विशाल को बताया कि मैं आज ही घर पे बात करती हूँ। घर पहुँचते ही मैंने माँ से वही कुछ कहा जो विशाल ने समझाया था। थोड़ी देर की बहस के बाद माँ ने कहा कि वो पिताजी से बात करके मुझे जवाब देंगी। रात के खाने के बाद ही मुझे जवाब मिल गया। पिताजी ने इजाजत दे दी और मुझे कुछ पैसे भी दिए। सुबह कॉलेज पहुंचकर मैंने ये खुशखबरी विशाल को सुनाई तो वो भी खुश हो गया। दूसरे दिन मैं कॉलेज नहीं आई। प्रोग्राम के मुताबिक ठीक 2 बजे मैं सूट के साथ में लेकर घर से बाहर आई और रिक्शे में बैठकर पार्क में पहुंच गई, जहां विशाल मेरा इंतजार कर रहा था। वो वहां से रिक्शे में मेरे साथ बैठ गया और फिर तकरीबन 3 बजे हम शहर के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवा रहे थे। मैं जब होटल के कमरे में दाखिल हो रही थी तो शर्मिंदगी और गुनाह का एहसास मेरे साथ दाखिल हो रहा था, लेकिन मेरे कदम रुके नहीं और मैं विशाल के साथ कमरे में दाखिल हो गई। 3 रातें होटल में गुजार कर जब मैं बाहर आई तो अंदर से टूट गई थी, लेकिन मैंने अपने अंदर की तकलीफ और गुनाह के एहसास से जो मेरी हालत हो रही थी उसका एहसास विशाल को नहीं होने दिया। होटल के तमाम खर्चे विशाल ही ने बर्दाश्त किए थे। होटल से बाहर आने के बाद विशाल ने मुस्कुराते हुए मुझे रिक्शे में सवार कराया और परसों कॉलेज में मिलने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन रविवार था, वरना वो कॉलेज में मुझसे दूसरे दिन ही मिलता। मैं घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। मेरे चेहरे की रौनक और लाली कहीं गायब हो गई थी और शायद गुनाह के एहसास से मेरा गोरा रंग भी मुतासिर हुआ था। ये एहसास भी मुझे खाए जा रहा था कि अब अगर विशाल ने मुझे धोखा दिया तो मेरा अंजाम क्या होगा। मैंने सोचा, नहीं नहीं, विशाल मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरी माँ ने मुझे देखते ही कहा, ये तुझे क्या हो गया है कविता, तू तो बिल्कुल मुरझा गई है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो गई है। माँ ने कहा, अच्छा नहाकर कुछ खा ले फिर आराम करना। और फिर वो किचन में चली गई। मैंने सूटकेस रखा। मैं होटल से नहाकर निकली थी, इसलिए घर आकर नहाना वैसे भी जरूरी नहीं था, बस हाथ मुंह धो लिया। माँ ने बहुत कहा, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं। रात में साथ खाने का बहाना करके कमरे में जाकर लेट गई। तन्हाई में बहुत से वसवसे, अंदेशे और अपने आप के लुट जाने की तकलीफ ने मुझे घेर लिया। थोड़ी देर तो मैं कमरे में रही और फिर घबराकर बाहर निकल आई। माँ किचन में थी, इसलिए मैं खुद भी किचन में चली गई। मैंने सोचा था कि माँ का हाथ बटाकर मसरूफ हो जाऊंगी, लेकिन माँ ने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। वो यही कहती रही कि मैं थकी हुई हूँ, आराम कर लूँ। माँ के कहने पर मैं उनके पास से हट गई, लेकिन कमरे में नहीं गई। बाहर मेरा भाई राहुल बैठा पढ़ रहा था।
मैं उसके करीब बैठ गई और उसे पढ़ाने लगी। इस तरह मुझे कुछ सुकून मिला। रात के खाने के बाद ही मैं कमरे में गई। रविवार का दिन भी गुजर गया। पता नहीं क्या हुआ था कि मेरी शोखी, शरारत और बात बेबात पर हंसना मुस्कुराना खत्म हो गया था। माँ ने ही नहीं, मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई ने भी महसूस कर लिया था, लेकिन मैं उन्हें बताने के लिए खोखली हंसी हंसती और बेजान मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाती रही। सोमवार के दिन कॉलेज पहुंची तो विशाल कॉलेज नहीं आया था, हालांकि वो मुझसे पहले ही आता था। मैं टहल टहल कर उसका इंतजार करने लगी। आखिर बहुत देर बाद मैंने उसे कॉलेज के गेट में दाखिल होते देख लिया। मैं जल्दी से उसके पास गई और पूछा, तुमने आज आने में देर कर दी? विशाल ने कहा, हाँ, मुझे देर हो गई। मैं आता नहीं लेकिन तुम्हारी खातिर आ गया। घर में बहुत हंगामा हो गया है। मुझे आज ही कोलकाता के लिए रवाना होना है। मैंने पूछा, मगर क्यों? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। विशाल ने कहा, मैं कोलकाता जाना नहीं चाहता, पिताजी जिद कर रहे हैं। मेरी माँ भी उनका साथ दे रही थी। जब मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई का हर्जा होगा तो पिताजी ने कहा कि भाड़ में डालो पढ़ाई को। जितना पढ़ लिया है, कारोबार के लिए बहुत है। बस फिर उस पर हंगामा हो गया। माँ रोने लगी। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता, इस तरह मुझे पिताजी की बात मान लेनी पड़ी। मैंने पूछा, तो क्या तुम कॉलेज छोड़ रहे हो? अरे नहीं, मैं कॉलेज कैसे छोड़ सकता हूँ? विशाल ने मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल तो 1 हफ्ते के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? मैंने कहा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो कविता, मैं बस 1 हफ्ते में वापस आ रहा हूँ। उसके बाद विशाल चला गया। उसके जाने के बाद मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी वीरान हो गई हो। विशाल के जाने के बाद 1 हफ्ता मैंने जैसे कांटों पर गुजारा। ना मुझे दिन को चैन था ना रात को सुकून। 4 दिन तो मैं कॉलेज भी नहीं गई। 1 हफ्ता गुजर गया, फिर मैं ये सोचकर घर से निकली कि आज विशाल से मुलाकात होगी। मैं कॉलेज पहुंची, विशाल का इंतजार किया और कटी हुई पतंग की तरह कॉलेज में घूमती रही और फिर घर आ गई। मैंने यही सोचा कि मुमकिन है किसी काम की वजह से वो कोलकाता में रुक गया हो। उसके बाद मैं बगैर नागा किए कॉलेज जाती रही। 1 हफ्ता और गुजर गया। फिर मैंने विशाल के घर फोन किया। विशाल की माँ ने फोन उठाया था। मैंने अपना नाम बताकर कहा कि विशाल कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। उसकी माँ ने कहा, वो अब कॉलेज कभी नहीं आएगा। विशाल ने कॉलेज छोड़ दिया है, अब वो कारोबार कर रहा है। मैंने पूछा, कहाँ कारोबार कर रहा है? उसकी माँ ने कहा, मैं ये नहीं बता सकती। इतना कहकर विशाल की माँ ने फोन रख दिया। मैं चंद लम्हे बेजान रिसीवर को तकती रही और फोन रखकर एसटीडी से बाहर आ गई। उस वक्त मेरी हालत जो थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। उस दिन घर आते हुए मैंने फैसला किया था कि विशाल को उसके घर के करीब कहीं रोक कर पकड़ूंगी। मैं 1 हफ्ते तक हर सुबह 9 बजे विशाल के घर के करीब खड़े होकर उसका इंतजार करती रही। मेरी निगाहें उसके मकान के दरवाजे पर ही जमी होती थी। फिर 1 हफ्ते बाद मैं कभी कभी उसके घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि विशाल शहर ही में नहीं है। फिर एक दिन मैंने विशाल के घर का सामान ट्रक में जाते देखा। इसका मतलब यही था कि उसके घर वाले नए घर में जा रहे हैं। 1 महीना गुजर गया और फिर कई महीने गुजर गए। मुझे 2 महीने तक तो ये फिक्र भी खाए जा रही थी कि कहीं मेरा पाप सामने ना आ जाए। अगर ऐसा होता तो सिवाय खुदकुशी के कोई चारा नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं थोड़ी मुतमईन हो गई। मगर विशाल का गायब हो जाना मेरे लिए बहुत फिक्र की बात थी। कुछ महीने बाद एन इम्तिहान के वक्त मैंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके सिवा करती भी क्या, क्योंकि मैं पढ़ाई पर तवज्जो ही नहीं दे रही थी। हर वक्त अपने विचारों में खोई रहती थी। मेरे कॉलेज छोड़ने पर मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन मैंने कहा, बस मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करके विशाल के पिता की दुकान का फोन नंबर हासिल कर लिया। ये विशाल के गायब होने के 6 महीने बाद की बात है। मैंने खुद फोन नहीं किया। राहुल को मैं एसटीडी ले गई और उसे समझा दिया कि वो भारी आवाज में बात करे। उसने वैसा ही किया। विशाल के पिताजी ने बताया कि वो आजकल कोलकाता में है, वहां उसने कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया है। विशाल के पिताजी समझे थे कि उसका कोई दोस्त बात कर रहा है। उसके बाद मेरी आस आधी मर चुकी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर लगता कि विशाल मेरे पास वापस जरूर आएगा। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि घर वाले मुझे देख देख कर परेशान होते रहते थे। मेरी माँ मुझसे कई बार पूछती रहती थी कि मुझे क्या हो गया है।
लेकिन सिवाय खामोशी के अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कॉलेज छोड़ने के बाद वक्त गुजारना मेरे लिए एक मसला बन गया था। मैं वक्त गुजारने के लिए कुछ लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह मेरा दिन का अच्छा खासा वक्त छोटी बड़ी लड़कियों के साथ गुजरने लगा था। लेकिन रातें मुझे डसती रहती और मैं सारी सारी रात जाग कर गुजार देती। मेरे चुप चुप और परेशान रहने का मतलब घर वालों ने ये लिया कि शायद मैं अब अपना घर बसाने की सोचती रहती हूँ। माँ ने मेरे रिश्तों के सिलसिले में इधर उधर हाथ पांव चलाने शुरू किए और फिर जब मुझे पता चला तो मैंने ना सिर्फ सख्ती से इनकार कर दिया बल्कि खुदकुशी करने की धमकी भी दे दी। उसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। अब ना पिताजी मुझसे कुछ बोलते ना माँ मुझसे बात करती थी। कभी कभी राहुल जरूर मालूम करने की कोशिश करता था कि मैंने उससे जिस आदमी को फोन करवाया था वो कौन था और मैंने फोन क्यों कराया था। उन दिनों में ये भी सोचने लगी थी कि कहीं विशाल डर तो नहीं गया। उसने ये सोचा होगा कि सुहागरात मनाने के बाद भी तो हमारी मनहूस रिवायत दोहराई जा सकती है। 7 फेरे और विदाई के बाद कहीं असल सुहाग रात गुजारने से पहले ही वो मर ना जाए। मुमकिन है इसी ख्याल ने विशाल को मुझसे दूर कर दिया हो। मगर ये बात वो मुझे भी तो बता सकता था। क्या मैं उसे पकड़ लेती? आखिर वो इस तरह गायब क्यों हो गया? 1 हफ्ते का कहकर वो आया ही नहीं। मैं सोचती और सोचती ही रहती। फिर एक सुबह मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी और मेरा दिल टूट कर रह गया। अखबार में विशाल और किरण की शादी का ग्रुप फोटो था। फोटो में दोनों खानदान के लोग नजर आ रहे थे। वो फोटो देखकर मैं बेतहाशा रोने लगी। फिर मेरा ध्यान फोटो के नीचे छपी हुई खबर पर गया। मैंने खबर पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। उस खबर के मुताबिक विशाल शादी के बाद किरण को अपने घर ले जा रहा था तो उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में किरण और ड्राइवर तो बच गए थे लेकिन विशाल की मौत हो गई थी। विशाल सुहाग रात से पहले ही मर गया था। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है? मनहूस तो मैं थी। किरण के साथ ये सब कैसे हुआ? उसकी सुहाग रात से पहले उसका पति कैसे मर गया? विशाल ने सुहाग रात मेरे साथ मनाई थी और विदाई मेरी होनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मनहूस थी। मेरे खानदान की नहुसत की रीत अब भी चल रही थी। विशाल से मेरी शादी तो नहीं हुई थी लेकिन हमारी सुहाग रात हो चुकी थी और मेरी विदाई बाकी थी। मेरी विदाई से पहले ही मेरा पति मर गया था।